गांव के बाहर जाने वाला वह पुराना रास्ता हमेशा से रहस्यों और डरावनी कहानियों से घिरा रहा है। गांव के लोग कहते हैं कि रात के सन्नाटे में वहां किसी अनदेखी परछाई की मौजूदगी महसूस होती है और कई बार अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। उस रात भी अंधेरे और ठंडी हवा के बीच वही रास्ता किसी अनजाने खतरे का एहसास करा रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां से गुजरने वालों को देख रही हो। हमें ये शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए था। देखो कितना अंधेरा हो गया है। नवंबर में तो वैसे ही शाम जल्दी ढल जाती है और ऊपर से ये जंगल वाला रास्ता मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तुम हर बात को इतना गंभीर क्यों ले लेते हो? ये बस एक सुनसान रास्ता है, कोई डरने वाली जगह नहीं। तुम समझ नहीं रहे, आज अमावस की रात है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसी रातों में वो चुड़ैल जंगल के रास्तों पर घूमती है। आज के समय में भी तुम ऐसी बातों पर भरोसा करते हो? ये सब सिर्फ कहानियां होती हैं, लोगों को डराने के लिए। कहानियां यूं ही नहीं बनती। हमारे गांव के कई लोगों ने कहा है कि उन्होंने उसे रात में इसी रास्ते से गुजरते देखा है। कहते हैं वो अचानक दिखती है और फिर अंधेरे में गायब हो जाती है। अगर मान भी लें कि कुछ अजीब है, तब भी हम दोनों साथ हैं। डरने से कुछ नहीं होगा। मुझे बस इतना लगता है कि हमें जितनी जल्दी हो सके इस रास्ते से निकल जाना चाहिए। ठीक है, चलो कदम तेज कर लेते हैं ताकि जल्दी गांव पहुंच जाएं। तो ये पूरी कहानी सच है? मतलब आज भी हर अमावस की रात उसकी भयानक चीख इन जंगलों में गूंजती है? यह कहानी आज से लगभग 20 साल पहले शुरू हुई थी। उत्तर दिशा में बसे शांत लेकिन रहस्यों से घिरे गांव कृष्णापुर में उस समय एक रहस्यमयी औरत आकर रहने लगी थी, जिसका नाम था मोहिनी। उसकी खूबसूरती इतनी अलौकिक और सम्मोहित कर देने वाली थी कि जो भी उसे देखता कुछ पल के लिए जैसे अपने होश खो बैठता था। लेकिन गांव वालों के बीच उसकी सुंदरता से भी ज्यादा चर्चा उसकी उम्र को लेकर होती थी। जहां समय हर इंसान के चेहरे पर अपनी छाप छोड़ता है, वहीं मोहिनी हर गुजरते दिन के साथ और भी जवान और भी निखरी हुई दिखाई देने लगी थी। धीरे धीरे पूरा गांव उसी की चर्चा में डूब गया, जैसे उसके आने से गांव की हवा में ही कोई अनजाना जादू और डर घुल गया हो। उसी समय एक और भयावह सिलसिला पूरे इलाके में शुरू हो गया था। कृष्णापुर ही नहीं बल्कि आसपास के कई गांवों से लोग रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगे। जब गांव वाले उन्हें खोजते तो अक्सर अगले ही दिन उनकी लाशें सुनसान खेतों, जंगल के किनारों या पुराने रास्तों के पास मिलती थीं। उन लाशों की हालत इतनी डरावनी होती थी कि देखने वालों की रूह कांप उठती। शरीर पूरी तरह सूखा हुआ, चेहरा दर्द और डर के जमे हुए भावों में ठहरा हुआ और ऐसा प्रतीत होता जैसे उनके शरीर से खून की एक एक बूंद किसी अनजान खौफनाक शक्ति ने खींच ली हो। इन घटनाओं ने पूरे इलाके में ऐसा भय फैला दिया था कि सूरज ढलते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। इन्हीं डरावनी घटनाओं के बीच एक रात इसी बदनाम रास्ते से गांव की 18 साल की लड़की संतोषी गुजर रही थी। वह रास्ता जिसे लोग दिन में भी कम इस्तेमाल करते थे, उस रात असामान्य रूप से ज्यादा शांत और भारी महसूस हो रहा था। पेड़ों की लंबी लंबी परछाइयां जमीन पर ऐसे फैली थीं जैसे अंधेरा खुद जिंदा होकर वहां रेंग रहा हो। ठंडी हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध घुली हुई थी और हर कदम पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य नजर उसे दूर कहीं अंधेरे से देख रही हो, जैसे वह रास्ता किसी अगले शिकार का इंतजार कर रहा हो। अरे मोहिनी दीदी, आप हो? मैं तो सच में डर गई थी। इस रास्ते पे आज कुछ अजीब सा लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? रात तो हमेशा ऐसी ही होती है, बस लोग उसकी बातें बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। गांव में लोग कहते हैं ना, इस रास्ते पर रात में अजीब चीजें दिखाई देती हैं, इसलिए थोड़ा डर लग रहा था। हर कहानी के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है, लेकिन हर कहानी सच भी नहीं होती। दीदी, आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रही थी? आप भी इसी रास्ते से जा रही थी क्या? कभी कभी रात की खामोशी में चलना अच्छा लगता है, दिन के शोर से दूर।
मुझे तो यहाँ की खामोशी भी अजीब लग रही है, जैसे कोई देख रहा हो। कभी कभी देखने वाले होते भी हैं, बस हमें दिखाई नहीं देते। दीदी आप ऐसी बातें मत करो, डर और बढ़ जाता है। डर हमेशा बाहर नहीं होता, कई बार डर इंसान के अंदर भी छिपा होता है। चलो दीदी, आप मिल गई हो तो अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, साथ में चलते हैं। हाँ चलो, साथ चलते हैं। रात लगातार गहराती जा रही थी और उस सुनसान रास्ते पर अंधेरा पेड़ों और झाड़ियों के बीच ऐसे फैल चुका था जैसे किसी ने काली चादर बिछा दी हो। आसमान में अधूरा चांद बादलों के बीच से निकलकर कभी कभी जमीन पर फीकी रोशनी फैला देता था, जिससे रास्ता बस इतना दिखता था कि आगे बढ़ा जा सके। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा पसरा था कि कदमों की हल्की आहट भी साफ सुनाई दे रही थी। कभी कभी सूखे पत्तों की सरसराहट सुनाई देती, जिससे ऐसा आभास होता मानो आसपास कहीं कोई हलचल मौजूद हो। आगे बढ़ते हुए अचानक संतोषी की नजर जमीन पर पड़ी, जहां चांदनी में परछाइयां साफ दिखनी चाहिए थीं। उसी पल उसने महसूस किया कि उसकी अपनी परछाई तो मौजूद थी, लेकिन उसके साथ चल रही मोहिनी की कोई परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही थी। वह दृश्य सामान्य नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे मोहिनी की मौजूदगी रोशनी को छू ही नहीं रही हो। यह एहसास होते ही संतोषी के भीतर बेचैनी फैल गई। उसने धीरे से नजर उठाकर मोहिनी की ओर देखा और उस क्षण वातावरण अजीब रूप से रहस्यमय महसूस होने लगा। आसपास की खामोशी अब साधारण सन्नाटा नहीं लग रही थी, बल्कि जैसे किसी छिपे हुए रहस्य का संकेत दे रही हो, जैसे कोई अनदेखी ताकत अपने होने का एहसास करवा रही हो। उसी क्षण एक बात साफ होने लगी, शायद गांव वालों द्वारा सुनाई जाने वाली कहानियों के पीछे कोई छिपी हुई सच्चाई थी, जो अब धीरे धीरे सामने आने वाली थी। क्या हुआ संतोषी, तुम अचानक रुक क्यों गई? कुछ दिखा क्या या पैर कहीं फंस गया? नहीं मोहिनी दीदी, कुछ खास नहीं, बस मुझे लगा जैसे चांदनी में कुछ अजीब सा दिखा, लेकिन शायद ये अंधेरे और थकान की वजह से लगा होगा। रास्ता भी ठीक से साफ नहीं दिख रहा, इसलिए मैं एक पल के लिए रुक गई थी। रात में ऐसे रास्तों पर कई बार आंखें धोखा दे देती हैं। ज्यादा सोचो मत, बस ध्यान से चलते रहो। हाँ दीदी, शायद मैं ही बेवजह डर गई थी। चलो आगे चलते हैं। हाँ, मेरे साथ ही चलो, जल्दी इस रास्ते को पार कर लेते हैं। कुछ क्षण तक उस अजीब दृश्य को देखने के बाद संतोषी ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने मन ही मन सोचा कि शायद यह सब अंधेरे, थकान और डर का असर हो सकता है। रात का माहौल, गांव वालों की डरावनी कहानियां और सुनसान रास्ता, यह सब मिलकर उसके मन में भ्रम पैदा कर रहे होंगे। उसने खुद को समझाया कि कभी कभी अधूरी चांदनी और टेढ़े मेढ़े पेड़ों की परछाइयां भी आंखों को धोखा दे सकती हैं। यह सोचकर उसने गहरी सांस ली और अपने कदम फिर से आगे बढ़ा दिए। उसने तय किया कि वह अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगी, लेकिन उसके मन के किसी कोने में वह अजीब सा दृश्य अब भी अटका हुआ था। वह आगे बढ़ तो रही थी, लेकिन अब उसका हर कदम पहले से ज्यादा सावधान और धीमा हो गया था, जैसे उसका मन उसे बार बार पीछे मुड़कर देखने के लिए मजबूर कर रहा हो। मोहिनी दीदी, थोड़ा रुकिए, मुझे बहुत प्यास लग रही है। आगे ही एक नदी है, अगर आप कहें तो वहां चलकर पानी पी लेते हैं, फिर उसके बाद आराम से आगे चलेंगे। ठीक है संतोषी, अगर तुम्हें प्यास लगी है तो चलो नदी तक चलते हैं। वैसे भी थोड़ा रुक कर आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। चलो, रास्ता ज्यादा दूर नहीं होगा। दोनों कुछ देर आगे बढ़ने के बाद सीधे नदी की ओर मुड़ गए। लंबा रास्ता तय करने के बाद संतोषी को प्यास लग रही थी। वह रास्ता गांव वालों के लिए आम था। लोग अक्सर वहां जाकर पानी पीते या कुछ देर रुकते थे। चांदनी में नदी साफ दिखाई दे रही थी और पानी की सतह हल्की चमक रही थी। दोनों नदी किनारे पहुंचे और झुककर पानी पीने लगे। संतोषी जब पानी पी रही थी, उसी दौरान उसकी नजर अनायास ही पानी की सतह पर पड़ी। उसने देखा कि पानी में उसका अपना प्रतिबिंब साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके ठीक पास पानी पी रही मोहिनी का कोई प्रतिबिंब नजर नहीं आ रहा था। पानी में पेड़ों की आकृतियां, चांद की रोशनी और आसपास की चीजें दिख रही थीं, मगर मोहिनी जैसे उस दृश्य में मौजूद ही नहीं थी। यह दृश्य देखकर संतोषी अंदर तक घबरा गई। उसके माथे पर पसीना आने लगा और उसके हाथ हल्के कांपने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह जो देख रही है वह सच है या उसकी आंखों का धोखा। कुछ पल तक वह चुपचाप पानी को देखती रही,
जैसे खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हो। पानी पीने के बाद दोनों वहां से आगे बढ़ गए, लेकिन अब संतोषी के मन में बेचैनी बैठ चुकी थी। नदी पीछे छूट गई थी, मगर जो उसने वहां देखा था वह उसके दिमाग में बार बार उभर रहा था। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद अचानक माहौल में एक अजीब सा बदलाव महसूस होने लगा। मोहिनी दीदी, आपने बताया नहीं कि आप इतनी रात में इस जंगल में क्या कर रही हो। इस समय तो कोई भी यहाँ अकेले नहीं आता। तुम्हें सच जानना है संतोषी, मैं यहाँ यूं ही नहीं आई, मैं यहाँ शिकार ढूंढने निकली हूँ। क्या शिकार? दीदी, आप मजाक कर रही हो ना? आपने ये किस तरह से कहा? मुझे थोड़ा डर लग रहा है। मजाक नहीं कर रही हूँ, हाँ, शिकार करने निकली हूँ मैं। रात का जंगल बहुत कुछ देता है, बस उसे ढूंढना आना चाहिए। दीदी, आप पहले जैसी बातें नहीं कर रही हो, आपकी आवाज भी अलग लग रही है। सब ठीक है ना? सच सुनने के बाद सबको ऐसा ही लगता है संतोषी, लेकिन हर सच मीठा नहीं होता। मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही। आप मुझे डरा रही हो क्या? डर तो बस शुरुआत है, असली रात अभी बाकी है। संतोषी ने जब अनायास मोहिनी की तरफ देखा तो उसका दिल जैसे थम गया। कुछ ही पलों में मोहिनी का शांत और बेहद खूबसूरत चेहरा बदलने लगा। उसकी त्वचा का रंग फीका पड़ता गया, आंखों की चमक असामान्य रूप से तेज हो गई और उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे एक भयावह विकृत हंसी में बदल गई। उसके बाल बिखरकर चेहरे के आसपास ऐसे फैल गए जैसे अंधेरे की लपटें उसे घेर रही हों। अब वह किसी साधारण औरत जैसी नहीं दिख रही थी, बल्कि एक डरावनी प्राचीन चुड़ैल के रूप में नजर आ रही थी। अगले ही पल उसका शरीर जमीन से धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। वह हवा में स्थिर होकर ऐसे तैर रही थी जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे थाम रखा हो। उसके कपड़े और बाल बिना हवा के भी हल्के हल्के हिल रहे थे, जिससे उसका रूप और भी डरावना लग रहा था। तभी संतोषी की नजर उसके पैरों पर गई। उसके दोनों पैर पूरी तरह उल्टे मुड़े हुए थे, जैसे किसी इंसान के नहीं बल्कि किसी अशुभ शक्ति के हों। उस दृश्य ने संतोषी के भीतर जमा साहस को पूरी तरह तोड़ दिया। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही मोहिनी ने एक झटके से उसकी ओर बढ़कर उस पर हमला कर दिया। उस पल संतोषी के मुंह से जोरदार चीख निकल गई, जो सुनसान रात में गूंज उठी। डर और सदमे से उसका शरीर जवाब दे गया और वह संतुलन खोकर जोर से जमीन पर गिर पड़ी। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? मोहिनी दीदी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? संतोषी, मुझे कुछ खास नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारा खून। उसी से मेरी प्यास बुझेगी। तुम्हारा जवान खून जो मुझे हमेशा के लिए जवान और खूबसूरत बनाए रखेगा। और सबसे बड़ी बात, तुम मेरा 100वां शिकार हो। तुम्हारा खून पीकर मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी। नहीं, ऐसा मत करो, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मुझे मत मारो, मुझे जीना है। अब बहुत देर हो चुकी है संतोषी। इस रात का इंतजार मैं बहुत समय से कर रही थी और आज मेरी तलाश पूरी होगी। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मत मारो। डर की खुशबू यही तो सबसे मीठी होती है और आज की रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। जमीन पर गिरने के बाद भी संतोषी ने हिम्मत नहीं छोड़ी। डर उसके भीतर जरूर था, लेकिन उसी डर के बीच उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। उसने समझ लिया था कि अगर उसने इस पल कुछ नहीं किया तो शायद बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा। उसने धीरे धीरे खुद को संभाला और उस डरावनी चुड़ैल की तरफ देखने लगी, जैसे वह उससे डरकर पूरी तरह हार मान चुकी हो। चुड़ैल हवा में झुकी हुई उसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में खौफनाक चमक थी और चेहरे पर शिकार को खत्म करने वाली क्रूर खुशी। उसी पल संतोषी ने बेहद चालाकी से अपना एक हाथ धीरे धीरे जमीन की तरफ सरकाया और मुट्ठी भर मिट्टी पकड़ ली। उसने अपने डर को चेहरे पर बनाए रखा ताकि चुड़ैल को जरा भी शक न हो। अचानक सही मौका मिलते ही संतोषी ने पूरी ताकत से वह मिट्टी चुड़ैल की आंखों की तरफ फेंक दी। मिट्टी सीधे उसकी आंखों में जा लगी। चुड़ैल दर्द और गुस्से से भयानक चीख मारने लगी।
उसकी आवाज इतनी तेज और डरावनी थी कि आसपास का सन्नाटा जैसे टूट गया। वह हवा में बेकाबू होकर तड़पने लगी, जैसे कुछ पलों के लिए उसकी ताकत कमजोर पड़ गई हो। संतोषी ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। वह तुरंत जमीन से उठी और पूरी ताकत से वहां से भागने लगी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके कदम बिना रुके आगे बढ़ते जा रहे थे। उसे पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था कि वह किसी खतरनाक चीज से दूर भाग रही है। अरे ये क्या? ए लड़की, रुक जा। तू मुझसे बचकर नहीं जा सकती। भागने की कोशिश मत कर। रुक जा यहीं। तू मेरा आखिरी शिकार है। जितना भागेगी उतना ही थक जाएगी और अंत में मेरे पास ही आएगी। रुक जा। बेकार में अपनी ताकत मत खर्च कर। इस जंगल से कोई भी मुझसे बचकर नहीं निकल पाया है और तू भी नहीं निकल पाएगी। मैं तेरी हर सांस की आहट सुन सकती हूँ। जहां भी जाएगी मैं तुझे ढूंढ लूंगी। रुक जा, क्योंकि इस रात से तेरा बचना नामुमकिन है। अंधेरे रास्ते पर भागते हुए उसके मन में बस एक ही बात थी, उसे किसी भी हाल में इस जगह से दूर निकलना है, वरना यह रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात बन सकती है। संतोषी के वहां से भागते ही पीछे वह डरावनी चुड़ैल हवा में तेजी से उसका पीछा करने लगी। उसका शरीर जमीन को छुए बिना आगे बढ़ रहा था, जैसे अंधेरे में कोई छाया जिंदा होकर उसका शिकार करने निकल पड़ी हो। संतोषी पूरी ताकत से आगे भागती रही। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, सांसें बेकाबू हो चुकी थीं, लेकिन डर ने उसे रुकने नहीं दिया। कुछ दूरी तय करने के बाद रास्ता थोड़ा खुला दिखाई देने लगा। आगे उसे हल्की रोशनी नजर आई। पास पहुंचने पर उसने देखा कि कुछ गांव वाले वहां खड़े होकर आपस में बातें कर रहे थे, जबकि कुछ लोग पास ही जल रही आग के आसपास बैठकर हाथ सेंक रहे थे। आग की लौ हवा के साथ हिल रही थी और उसकी रोशनी में लोगों के चेहरे साफ नजर आ रहे थे। वहां मौजूद लोगों में गांव का जाना पहचाना आदमी खेसारी लाल भी खड़ा था। संतोषी लड़खड़ाते कदमों से उनकी तरफ बढ़ी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था और वह इतनी घबराई हुई थी कि जैसे उसके मुंह से आवाज तक ठीक से नहीं निकल पा रही थी। आग की रोशनी और लोगों की मौजूदगी के बीच पहुंचते ही उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी सुरक्षित जगह के करीब आ गई हो, लेकिन उसके पीछे छुपा हुआ खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं था। बचाओ, मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचा लो। मेरे पीछे डायन है, मेरे पीछे चुड़ैल पड़ी है, वो मुझे मार देगी। प्लीज मुझे बचा लो। अरे शांत हो जाओ, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी घबराई क्यों हो? वो यही कहीं है, वो मेरा पीछा कर रही है। मुझे छोड़कर मत जाना, प्लीज मुझे बचा लो। तुम्हारे पीछे तो कोई भी नहीं है। पहले सांस संभालो, आराम से बताओ क्या हुआ है। तुम किससे भाग रही हो? जो हमारे गांव में मोहिनी रह रही है वो इंसान नहीं है, वो एक चुड़ैल है। वही मेरा पीछा कर रही है। क्या तुम सच में कह रही हो कि गांव में रहने वाली मोहिनी वो चुड़ैल है? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। वो इंसान नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो मेरा खून पीना चाहती थी, वो मुझे मारने वाली थी। प्लीज आप लोग मेरी बात मानो, वो बहुत खतरनाक है, वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। ठीक है, तुम घबराओ मत। अगर तुम सच कह रही हो तो हम सब मिलकर इसका पता लगाएंगे, लेकिन पहले तुम शांत हो जाओ। यहाँ तुम सुरक्षित हो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। गांव वालों के दिमाग में पिछले महीनों की सारी रहस्यमयी घटनाएं एक एक करके उभरने लगीं। अचानक गायब होते लोग, अजीब हालत में मिली सूखी लाशें और रात में महसूस होने वाली अनजानी मौजूदगी। अब उन्हें यकीन होने लगा था कि इन सब के पीछे कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि कोई खतरनाक और अशुभ शक्ति है। डर और गुस्से के मिलते ही गांव वालों ने फैसला कर लिया कि इस खतरे को यहीं खत्म करना होगा। रुको, सब लोग रुको। यही है, यही वही है। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। ये साधारण औरत नहीं है, ये चुड़ैल है। जंगल में इसने अपना असली रूप दिखाया था। संतोषी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों कर रही हो?
मैं तुम्हारे ही गांव में रहती हूँ और तुम मुझे सबके सामने बदनाम कर रही हो। क्या तुम्हारे पास इस बात को साबित करने के लिए कोई सबूत है? हाँ, मैंने देखा था। जंगल में इसके पैर सीधे नहीं थे, उल्टे थे। और जब हम चांदनी में चल रहे थे तब इसकी परछाई जमीन पर नहीं बन रही थी। इतना ही नहीं, नदी के पानी में भी इसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। ये इंसान नहीं हो सकती। मैंने जो देखा वो सच था। नजर मोहिनी पर पड़ी तो धीरे धीरे एक भयानक सच सबके सामने साफ होने लगा। चांदनी और आग की लौ जमीन पर फैल रही थी और वहां खड़े हर इंसान की परछाई साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन मोहिनी के पैरों के पास जमीन खाली थी, जैसे रोशनी उसे छू ही नहीं रही हो। यह देखकर लोगों के चेहरों पर डर साफ झलकने लगा और कुछ ही पलों में वही डर गुस्से में बदल गया। लोगों ने मिलकर मोहिनी को पकड़ लिया और गांव के बीच खड़े पुराने बरगद के पेड़ तक ले आए। मोटी रस्सियों से उसे पेड़ के तने से कसकर बांध दिया गया। उसके आसपास सूखी लकड़ियां और घास जमा कर दी गईं। उसमें आग लगा दी गई। मोहिनी जलने लगी। मरने से पहले उसने गांव वालों से गुस्से में कहा। आग लगाने से पहले उसने गांव वालों को एक चेतावनी दी। तुम लोगों को क्या लगता है मेरे मरने के बाद तुम्हें मुझसे छुटकारा मिल जाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे खत्म करना इतना आसान नहीं है। तुम लोग सिर्फ मेरे शरीर को जला सकते हो, मेरी शक्ति को नहीं। मेरे जल जाने के बाद भी मेरी आत्मा इसी जगह भटकती रहेगी। इस गांव की मिट्टी, ये जंगल, ये रास्ते सब मेरी मौजूदगी को याद रखेंगे। मैं हर अमावस की रात वापस आऊंगी और अपना अधूरा 100वां शिकार पूरा करने के लिए लौटूंगी। तुम लोगों ने आज जो किया है उसकी कीमत तुम्हें पीढ़ियों तक चुकानी पड़ेगी। याद रखना, अंधेरा कभी खत्म नहीं होता, वो बस इंतजार करता है। और उसके कुछ ही क्षण बाद लपटें तेजी से फैलने लगीं, सूखी लकड़ियां चटकने लगीं और आग बरगद के तने के चारों तरफ भयानक रूप से फैल गई। जैसे जैसे आग बढ़ती गई, उसकी लपटें ऊपर की ओर उठती चली गईं और पूरे माहौल को डरावनी लाल रोशनी से भर दिया। जलती हुई आग के बीच उसकी चीखें रात के सन्नाटे को चीरती हुई दूर तक गूंजने लगीं। वह आवाज इतनी खौफनाक थी कि वहां मौजूद कई लोगों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसकी चीखों में दर्द, गुस्सा और एक अजीब सी डरावनी ताकत महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह आवाज सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि किसी बहुत पुरानी और खतरनाक शक्ति की आखिरी पुकार हो। कुछ देर बाद उसकी आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी और आखिरकार आग की लपटों के बीच उसकी हरकतें पूरी तरह शांत हो गईं। उसी क्षण उसकी मौत हो गई। बरगद के पेड़ के आसपास सिर्फ जलती लकड़ियों की आवाज और धुएं की गंध रह गई। अब समझ आया कि हमारे गांव का कोई भी आदमी इस जंगल में अमावस की रात को क्यों नहीं आता, खासकर जवान लड़के और लड़कियां। हाँ, यही सच है। बचपन से ये कहानी सुनते आए हैं हम, इसलिए गांव वाले आज भी इस रास्ते से अमावस की रात को दूर रहते हैं। वैसे इतना सब जानते हुए भी तुम मेरे साथ इस रास्ते से आने के लिए तैयार कैसे हो गए? वैसे तुम्हारी उम्र अभी क्या है? मैं तो अभी पिछले महीने ही 19 साल का हो चुका हूं, पर ये तुम क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए 100वां शिकार हो। निखिल, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी आवाज अचानक ऐसी क्यों हो गई? यह डरावनी आवाज सुनते ही अचानक वहीं रुक गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। डर के मारे उसका गला सूख गया था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके धीरे धीरे कांपते हुए निखिल की तरफ नजर घुमाई। जैसे ही उसकी नजर सामने पड़ी, उसके होश उड़ गए। जहां कुछ पल पहले उसका दोस्त निखिल खड़ा था, वहां अब एक भयानक बूढ़ी चुड़ैल खड़ी थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, आंखें असामान्य रूप से चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैली हुई थी। अरविंद ने घबराकर नीचे जमीन की तरफ देखा और वहां जो उसने देखा उससे उसका शरीर सुन्न पड़ गया। जमीन पर निखिल की लाश पड़ी थी, पूरी तरह सूखी हुई। शरीर का रंग सफेद पड़ चुका था, जैसे उसके शरीर से खून की आखिरी बूंद तक किसी ने निकाल ली हो।
वह दृश्य इतना खौफनाक था कि अरविंद की सांसें तेज हो गईं और उसके दिमाग ने जैसे कुछ पल के लिए काम करना बंद कर दिया। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, प्लीज मुझे जाने दो, मेरे पीछे मत आओ, कोई है क्या यहाँ? मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, मुझे इस जंगल से बाहर निकलना है, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अरविंद पूरी ताकत से भाग रहा था, लेकिन डर और थकान के कारण उसके कदम लड़खड़ाने लगे थे। अचानक पीछे से वह भयानक चुड़ैल उस पर झपट पड़ी। अरविंद संभल भी नहीं पाया और जमीन पर गिर गया। अगले ही पल चुड़ैल ने अपने नुकीले दांत उसके शरीर में गड़ा दिए। अरविंद की दर्द भरी चीख रात के सन्नाटे में गूंज उठी। चुड़ैल उसके शरीर से खून पीती रही और धीरे धीरे उसकी आवाज कमजोर होती चली गई। कुछ ही देर में उसका शरीर बिल्कुल ढीला पड़ गया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसका शरीर बाकी शिकारों की तरह सूखने लगा, जैसे उसके शरीर से जीवन की हर बूंद खींच ली गई हो। कुछ समय बाद वहां सिर्फ उसका निर्जीव, सफेद और सूखा हुआ शरीर जमीन पर पड़ा रह गया। जंगल फिर से पहले की तरह शांत हो गया, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उस रात जंगल ने एक और शिकार को अपने अंधेरे में हमेशा के लिए समा लिया। और एक दिन फिर लौट आता है। हा हा हा, ये जंगल, ये रात और ये डर सब मेरा है। भागकर भी कोई मुझसे बच नहीं पाया। हर अमावस मैं लौटूंगी।